हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जीआईसी लेक्चरर के लिए एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊं, चूंकि ये जो प्रैक्टिस सेट था इसमें 1 to 40 क्वेश्चन जो है आपके वो गिवन थे। किससे रिलेटेड? आपका जीके जीएस से रिलेटेड। ठीक है, सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये जीके जीएस से रिलेटेड है आपका। जीके जीएस से रिलेटेड, तो उसके बाद का ये टॉपिक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे चूंकि मेन हमें केमिस्ट्री करनी है। व्हाट विल बी द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas from a pressure of 10 atm to a pressure of 1 atm at a constant temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा और ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? जो, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा ये निब, हाँ, थोड़ी सी पतली कर लूँगा। एक सेकंड। तो हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली? डेल जी इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी एंड लॉग पी टू अपॉन पी वन। तो अगर यहाँ से देखिए 2.303 इंटू, यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? देखिए 1 मोल लिखा है, इसका मतलब 1 रख देंगे। r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना r की वैल्यू के आप इसको नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो r की वैल्यू 1.9 के आसपास आएगी। ठीक है, कैलोरी में जब हम जाएंगे तो। और t का यहाँ पे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो 298 बन जाएगा। और यहाँ पे इंटू लॉग, देखिए P2 कितना है, इसको 10 एटीएम से 1 एटीएम बनाया जा रहा है, यानी कि 10 एटीएम से 1 एटीएम बनाया जा रहा है, मतलब P2 हमारा 1 है और P1 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका बन जाएगा सीधा सीधा वैल्यू आपकी -1 ऊपर जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ये -10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंबल में आगे निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आना तय है, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखिए एब्रीवेशन करते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 1 नियरली 2 कर देते हैं और इसको 300 कर देते हैं। तो आपका बन जाएगा 3 4 1200, यानी कि नियर अबाउट पे जब हम जाएंगे तो ये 1200 पहुंच रहा है, यानी 1364 आपका आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन जब हम एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो उसके आसपास ही आने वाला है। आगे चलेंगे, देखेंगे। फॉर नियॉन गैस द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी बी इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे सी सी बी लिखना था। तो देखिए नियॉन है क्या? ये मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, यानी कि 3/2 R लिख सकते हैं। 3/2 R, यानी कि 3/2 R की वैल्यू 1.98, यानी नियरली 2 बन जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3 कैलोरी आ जाएगी आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। द मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू ओनली, आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। केवल टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस और टी ए पता नहीं क्या लिख दिया, प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये प्रेशर पे डिपेंड करती है, जो गैस का दाब होगा, आंतरिक ऊर्जा, वो इस पे डिपेंड करेगी। ठीक, क्योंकि आप लिखते हो इंटरनल एनर्जी जो होगी, अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, वो यहाँ पे आपने लिखा है P डेल बी के इक्वल होगी। ठीक है ना, यानी प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। आगे चलेंगे। द ट्राउटन्स लॉ इज, ट्राउटन्स का लॉ क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन नहीं, ये फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में देखते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन हीट नहीं, बिटवीन
वेपराइजेशन तो आना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन हीट के में रिलेशन होता है ट्राउटन्स रूल, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक अभिक्रिया आपको दी गई है ए प्लस बी और गिव्स आउट सी प्लस डी लिख दिया गया। आ गया 4 मोल ऑफ ए, यानी ए का 4 मोल है, रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ बी एंड 2 मोल ऑफ सी आर टर्म्ड एट, यानी सी के 2 मोल बन रहे हैं कांस्टेंट में, मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट में। तो स्टार्टिंग में ये भी जीरो, ये भी जीरो, बाद में इसके 2 मोल बने तो इसके भी 2 मोल बनेंगे, यानी कि यहाँ पे इसका 4 मोल से 2 मोल घट के आ जाएगा और ये भी 2 मोल घट के आ जाएगा। मतलब ऑल ओवर देखें, अगर आपको यहाँ पे बताना है के की वैल्यू, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 1 के हो जाएगा। फॉर N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3 प्लस हीट, इसके लिए आपको बताना है, तो आपको पता है Kp इज इक्वल टू KCr टू दी पावर डेल n होता है। डेल n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 314 करोगे तो -2 आ जाएगा, यानी डेल n की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग और देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 47। ठीक, एट एनी गिवन टेम्परेचर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टू रिएक्टिव कंपाउंड्स इज इक्वल व्हेन, तो देखिए कब इक्वल हो जाती है, ऑप्शन देखेंगे द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर सेम, तो बिल्कुल यही सही है, दो अभिक्रियाओं के विशिष्ट दर स्थिरांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो पढ़ने की आगे हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड अ ब्रॉन्स्टेड बेस, कौन गिवन है जिसमें से ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड दोनों की तरह बिहेव करेगा? तो देखिए Na2CO3 OH माइनस एंड HCO3 माइनस एंड NH4 प्लस, तो बिल्कुल ये देखिए ये एक H प्लस गेन करके और H2CO3 भी फॉर्म कर सकता है और H प्लस को रिलीज करके ये CO3 डबल माइनस भी फॉर्म कर सकता है, यानी कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करेंगे, विच इज द मोस्ट बेसिक स्पेसीज अमंग द फॉलोइंग, तो पहली बात समझ लीजिए आप कि एरोमेटिक के कंपैरिजन में जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक ज़्यादा होते हैं। एक बात तो यही आप कह सकते हैं, इसका मतलब एरोमेटिक 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 एलिफैटिक है, NH2 भी लगा है, अमीनो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपका बेसिक करेक्टर के लिए। और दूसरी बात आप समझ लीजिए यहाँ पे जो n है ये डी लोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, निम्नलिखित में से किस अनुनाद यौगिक को अनुनाद द्वारा स्थिरित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे आप अनुनाद स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन में भी अल्टरनेट आपके डबल बॉन्ड आते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। NO3 में देखेंगे तो N डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे O, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। आपका बचा डाई मेथिल ईथर, इसमें आप रेजोनेंस नहीं बना सकते हो, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अ कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर अ कार्बोनिल कंपाउंड COOH, तो बिल्कुल सही बात है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ये कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट नहीं देती, तो ये सही है। दूसरे पे आएंगे, द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल का जो कार्बन होता है ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड हेंस इट इज लेस ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि ये जो CO होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम रिएक्टिव होता है। तो ये भी बात बिल्कुल ही सही है, इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, एंड
R is the correct explanation of A, so option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए, अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इज, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन सा होता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, लुइस एसिड जो होते हैं, सॉरी लुइस बेस जो होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, और जो लुइस एसिड होंगी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, इसमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा? तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 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 बेंजीन रिंग सबसे कनेक्ट हो गई, मगर यहाँ पे देखिए ये NO2 हुआ या Cl हुआ, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, लेकिन ये CH3O जो मेथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो आपका यही बन जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। Which compound is formed when CH3OH react with CH3MgBr? ठीक है, तो CH3OH जो है इसका रिएक्शन CH3MgBr से करवाया जाए, तो देखिए ये H इसके पास जाएगा, यानी कि CH4 बनाएगा, CH4, और ये CH3O जो मेथॉक्सी है ये MgOCH3 और इसके साथ में जाएगा, यानी Br के साथ में, तो आपका मीथेन गैस यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ओनली SN2 रिएक्शन? देखिए, जो फर्स्ट डिग्री होगा यहाँ पे, ये चूंकि Cl लगा हुआ है सब जगह पे, देखिए Cl 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 Cl, इसका मतलब फर्स्ट डिग्री जो आपका हैलाइड होगा वो SN2 रिएक्शन देगा, तो आपको यहाँ भी फर्स्ट डिग्री दिखेगा, ये तो फर्स्ट डिग्री है नहीं, ये एलिमिनेट हो गया, और ये भी फर्स्ट डिग्री टाइप, ये भी फर्स्ट डिग्री टाइप दिखेगा, तो आप देखिए Cl हटने पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है, अगर Cl यहाँ से हट जाए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से Cl हट जाए तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर यहाँ पे हट जाए तो ये प्लस चार्ज आएगा, तो देखिए अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि वो SN1 रिएक्शन देगा, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब वो SN2 रिएक्शन देगा, तो अगर इसमें इसमें और इनमें देखेंगे तो ये CO यानी कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह ही काम करेगा थोड़ा सा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ भी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ठीक, इसका मतलब ये सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा, मतलब ये SN2 रिएक्शन आपका जल्दी से देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, जहां पे आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी CH3CO हम कह सकते हैं, या फिर CH3CH2OH ग्रुप प्रेजेंट हो अगर कहीं पे, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। इसका मतलब मेथेनॉल में तो CH3OH होता है, यहाँ पे ना यही कंडीशन बन रही है ना यही, तो मेथेनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट पे आएंगे, कन्वर्जन ऑफ एन एल्डोहेक्सोज इनटू एल्डोपेंटोज, देखिए हेक्सोज कार्बन 6 से 5 बन गया, यानी कि घटोत्तरी हो गई, इसका डिग्रेडेशन हो गया, तो इसको आप बोलते हो रफ डिग्रेडेशन। अगर यही अभी पूछ लेता एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज तो बढ़ोत्तरी हो जाएगी, तो ये हो जाता आपका किलानी फिशर सिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि इनमें से कौन सबसे मीठी शक्कर है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, तो जो फ्रक्टोज होता है ये सबसे ज्यादा मीठा होता है। ठीक, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन ग्लाइसिन इज हीटेड इट फॉर्म्स, तो ग्लाइसिन को जब हीट करेंगे यानी कि NH2 और CH2 एंड COOH, इसको आप बोलते हो ग्लाइसिन, और इसको हीट करने पर क्या होता है, डाई कीटो पिप्राजीन का
फॉर्मेशन होता है, डाइकीटोपिप्राजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे NH लगा देंगे और यहाँ पे NH लगा देंगे और फिर NH लगाएंगे, यहाँ पे NH2 नहीं, और इधर ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देंगे और यहाँ भी डबल बॉन्ड O कर देंगे। इसी का नाम है डाइकीटोपिप्राजीन। दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के रिएक्शन करके जब इनको हीट किया जाता है, ठीक, तब ये डाइकीटोपिप्राजीन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, निनहाइड्रिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग, यानी निनहाइड्रिन परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नॉर्मल वे में तो आप कह देते हो कि प्रोटीन के लिए निनहाइड्रिन टेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है एल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए, अमीनो एसिड या अमाइड के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, यानी निनहाइड्रिन टेस्ट जो होगा वो आप अमीनो एसिड की पहचान के लिए करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, यानी निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो चलिए, सबसे पहली बात टेरिलीन, अच्छा। दूसरे नंबर पे है पॉलीप्रोपिलीन। तो देखिए प्रोपिलीन का जब पॉलीमराइजेशन होगा तब पॉलीप्रोपिलीन बनेगा, यानी ये आपका एडिशन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक। पॉलीएथिलीन यानी एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से हुआ, ये भी एडिशन की कैटेगरी में गया। स्टायरीन का जब पॉलीमराइजेशन हुआ, यानी ये भी सब एडिशन की कैटेगरी में आ गए। अभी आपका कौन सा बचा है? यहाँ पे टेरिलीन। तो इसका मतलब आपका जो टेरिलीन होगा वही एग्जाम्पल हो जाएगा। टेरिलीन एक योगात्मक यानी कि एडिशन पॉलीमर नहीं होता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। जब एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड, कुछ गड़बड़ हो गया, टेरिप्थैलिक एसिड लिख नहीं रहा है, तो टेरिप्थैलिक एसिड का जब कंडेंसेशन करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ तो टेरिलीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे विच इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन, दिए गए यौगिक का IUPAC नेम बताइए। तो सबसे पहली बात तो आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर सकते हो, यहां से यहां तक आ जाओगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये पेंटीन होने वाला है और 2 नंबर पे पेंटीन, तो 2 पेंटीन आप देख लीजिए, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, ये तो नहीं होगा। अब देखो 3 कंडीशन पे यानी 3 पोजीशन पे मेथिल लगा है, यानी कि 3 मेथिल यहाँ भी है आपका और यहाँ भी है, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके पहले देखिए ई लगा हुआ है और इसके पहले लगा है जेड, यानी कि ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक। नॉर्मल IUPAC नहीं, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, यानी कि आपको ई और जेड का भी नोटेशन आना चाहिए। देखिए इस कार्बन पे C2 कार्बन पे देखें तो इसका इन दोनों में मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा, इसका कम, तो इसको 1-2 कह सकते हैं हम। इन दोनों में अगर बात करें तो इस वाले का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और इसका कम हो जाएगा, ठीक। यानी अगर ये दोनों पे 1-1 और 2-2 वाली कंडीशन आती तो फिर ये जेड का हो जाता, जेड कॉन्फ़िगरेशन, और अगर यहाँ पे अपोजिट आ रहा है तो ये एंटीजन होगा, यानी ई वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल प्रोपेनॉल, नॉर्मल प्रोपेनॉल है तो CH3 CH2 एंड CH2OH लिख दोगे, ये हो गया नॉर्मल प्रोपेनॉल। ऐसे ही एक और CH2 जोड़ दोगे तो नॉर्मल ब्यूटेनॉल, यानी ये दोनों ही नहीं होंगे। 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, यानी कि 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, CH3 2 नंबर पे, यहाँ पे CH2 एंड CH3, ये ब्यूटेनॉल हुआ। 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा दो। अगर इसको थोड़ा सा और ओपन करके H लिखें तो देखिए इस कार्बन से चारों वैलेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं या एटम कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये आपका एसिमेट्रिकल सेंटर बना और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा फिर, ठीक। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाई UV लाइट।
तो यूवी लाइट में एल्कीन का जो है, एल्कीन एल्कीन को डिस्टिंग्विश किया जाता है। यहाँ पे कहीं एल्कीन दिख नहीं रहा है, इसमें भी एल्कीन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एल्कीन दिख रहा है। ये आपका एक ही रिंग में एल्कीन है और यहाँ दो अलग अलग डिफरेंट रिंग में एल्कीन है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही होगा, यूवी लाइट से हम क्या करेंगे, एल्कीन को डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बात करेंगे न्यूट्रिनो वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रिनो की जो डिस्कवरी करी थी एम बेथे एंड एच बेकर, इन्होंने ने नहीं करी थी। देखिए अगर हम इसको देखें तो कोवन एंड राइंस महोदय ने करी थी। तो सी ए एंडरसन ने नहीं, ठीक है, ये भी नहीं सही होगा, पाउली भी नहीं, यानी नन ऑफ द अबव आप सही लगा देंगे। द ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2 कैन एकोमोडेट, L इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, देखिए L इज इक्वल टू 0 S के लिए होता है, 1 P के लिए होता है, 2 D के लिए होता है, और D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे कैन एकोमोडेट यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच सेटिस्फाइज द हुंड्स रूल। तो इसमें पहले 1s2 2s2 2px1 फिर y1 फिर z1, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसमें और इसमें भी तो ये गलत ही हो जाएगा ये, लेकिन ये भी सही हो सकता है। देखिए मान लीजिए 1s2 2s2 तो ठीक है, 2px1 एंड 2py1 2pz, अगर यहाँ पे 0 लिख गया, इसका मतलब क्या हम ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 2 4 2 6, यानी ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपका नाइट्रोजन का, तो सही तो दोनों है, ठीक है। इसका मतलब आप हुंड रूल के अकॉर्डिंग ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। अगर यहाँ पे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पे फिल कर देता, तब तो हम कह सकते थे कि ये गलत हो गया। अदरवाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, तो ये हुंड रूल के अकॉर्डिंग दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अमंग द लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड रुबिडियम द मेटल्स विच डू नॉट फॉर्म परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जो लिथियम और सोडियम होती है, ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली की बात है, यानी कि लिथियम परऑक्साइड नहीं बनाता और सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, ठीक। तो लिथियम आपका ना तो सुपर ऑक्साइड बनाता ना परऑक्साइड बनाता, और सोडियम आपका परऑक्साइड बनाता है मगर सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिवली लिखा है, ठीक। तो लिथियम एंड सोडियम यानी बी ऑप्शन पे आप सही करेंगे। द resemblance of lithium with magnesium is due to one of the following reason। लिथियम और मैग्नीशियम में कौन सा रिलेशनशिप होता है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, और सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, और बोरान का सिलिकॉन से क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है भैया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट, ठीक। अभी देखिए द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा होती है, ठीक। दूसरे नंबर पे हम आएंगे तो बी ऑप्शन देखेंगे, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसका 2p3 होता है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए 2p4 होता है। इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन के लिए जो होता है, ये ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। तो अभी तक में ए सही है, बी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो फिर आगे क्लियर होंगी चीजें। हाँ, सी ऑप्शन पढ़ेंगे, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ठीक। तो एफिनिटी जो होती है ये क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, और अगर क्लोरीन फ्लोरीन में बात करें तो इसका मतलब डेफिनेटली क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो एक तो आपका ए ऑप्शन सही हो रहा था, सी सही हो रहा है, बी ऑप्शन आपका गलत था। इसका मतलब
ऑप्शन ए में लिखा है ABC, ये तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी, ए एंड बी आर करेक्ट, बट सी ये भी नहीं, गलत है। बी एंड सी नहीं, आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए और सी करेक्ट है, बी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट पे चलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव, एस ब्लॉक तत्वों में होते हैं, तो एस ब्लॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ये लो होती है, मगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होती है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2SE, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। थ्री सेंटर बॉन्ड B2 यानी डाइबोरेन B2H6, इसमें थ्री सेंटर बॉन्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। जर्मेनियम हाइड्राइड, इसमें भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, और BF3 में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होता है। आपको करेक्टली मैच करना था, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करेंगे, विच इज द लीस्ट बेसिक अमंग BeO, MgO, CaO एंड BaO, इसका मतलब लीस्ट बेसिक बताना था, तो BeO तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसका मतलब सबसे लीस्ट बेसिक यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, विच इज द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग, देखिए अगेन आपको लीस्ट बेसिक ही बताना है। तो जब लीस्ट बेसिक में बात करेंगे तो लिथियम के नीचे आएगा सोडियम और बेरिलियम के नीचे आएगा मैग्नीशियम, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक, और जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इनके ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज करता है। तो अब इसका मतलब कि इन्हीं दोनों में झगड़ा है। तो लिथियम के ऑक्साइड या फिर बेरिलियम के ऑक्साइड में अगर बात करेंगे तो कम जो बेसिक होगा वो बेरियम का ऑक्साइड होगा, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन आया था B2H6 में थ्री सेंटर्ड बॉन्ड होता है और इसको डाइबोरेन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in CCl4 the balances of carbon are directed towards the corner of A, तो आप समझिए CCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब प्रिज्म हेक्सागोनल क्यूब नहीं होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, सिंपल सी कहानी है। SF4 शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल बहुत ही आसान है, ऑक्टाहेड्रल होता है, डी ऑप्शन पे मिल रहा है, फटाक से टिक करेंगे, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, जब आपको आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर बताना हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो। यहाँ पे देखिए 6 इसका और 7 इसका, 7 6 13 और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें देखिए 8 8 16 और एक और आ जाएगा, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें बात करेंगे तो 8 7 15 में से एक हटाएंगे, यानी कि 14 आ जाएगा। और इस पे बात करेंगे तो फिर आपका देखिए CN यानी कि ये 13 था ही, 7 6 13 और एक हटा देंगे, यानी कि 12 आ जाएगा। तो आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर वहीं पे सेम आपको मिलने वाला है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड कहीं पे दिख रहा है, हाँ पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कलर ऑफ NiCu प्लस, निकिल 2 प्लस का कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, निकिल 2 नहीं सॉरी, ये ब्लू कलर का नहीं होता, ये ग्रीन कलर का होता है। निकिल 2 प्लस जो होगा ये ग्रीन कलर का होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका COCl4 6NH3, तो COCl3 6NH3 जो होता है ये आपका येलो कलर का होता है। लेकिन अगर अभी यही COCl5 COCl5 नहीं, यहाँ पे 3 है, 3 करना है, COCl3 यहाँ पे 5H2O हो जाए, या फिर आपका COCl3 एंड 4H2O हो जाए। तो अगर 5H2O हो रहा है तो इसका जो कलर होगा वो जामुनी कलर का होगा, और 4H2O पे ये ग्रीन कलर देगा। ठीक, ग्रीन कलर बनाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल विल हैव द ज्योमेट्री,
आपको पता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, और अगर dsp2 है तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ हीम यूनिट्स इन मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में हीम इकाइयों की संख्या 1 ही होती है, और Fe जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। हाँ 83, which of the following complex is involved in transfer of electron during the process of photosynthesis। तो हीमोसाइनिन तो होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की जरूरत होती है, उसमें आपका प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट होता है, और यही आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। बहुत सिंपल है, 7 दुनाई 14, -14 का हो जाएगा, और +2 हटा देंगे यानी कि -12, उस साइड में इक्वल टू 0, इस साइड भेजेंगे तो +12, 2 से भाग कर देंगे यानी +6 आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो क्वेश्चन देखिए बहुत टफ टफ नहीं है, बशर्ते क्या है कि अगर आप नहीं करे होते हैं तो थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लग जाता है आप लोगों को, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन से आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, ये बहुत अच्छा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 एंड K2MnO4, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 4 दुनाई 8 में से एक हटा दोगे ये +7 का आ जाएगा, और एक और हटा दो यहाँ पे, देखिए 2 के हो गया यानी +6, तो इनमें रेस्पेक्टिवली अगर देखेंगे तो +7 +6 यानी ए ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं। देखिए H2O2 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो O2 देगा, मेन प्रोडक्ट के रूप में H2O रिडक्शन करके ये देता है। आई एम सॉरी, रिडक्शन नहीं, ये ऑक्सीडेशन पे। ठीक, और अगर ये रिडक्शन करेगा तो फिर क्या करेगा, O2 का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, आयरन आर्टिकल्स रस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन। देखिए आयरन में जो रस्ट लग जाता है, लौह वस्तुओं में किसके कारण जंग लग जाती है, तो नमी और वायु की वजह से लगती है, लेकिन क्या होता है मेनली फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया गैस कैन बी टेस्टेड, तो इसको नेस्लर रिएजेंट की हेल्प से किया जाता है, फेंटॉन नहीं, बेरर। देखिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, नेस्लर रिएजेंट की हेल्प से अमोनिया गैस की टेस्टिंग करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फैराडे कांस्टेंट इज डिफाइंड एज। फैराडे कांस्टेंट को डिफाइन करिए। फैराडे कांस्टेंट है क्या, the quantum of the current which deposits a 1 gram equivalent, नहीं सही है, the quantum of क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटम क्वांटम लिख रहा है फिलहाल, चलिए द क्वांटम ऑफ करंट विच इज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहला भी सही है आपका और दूसरा भी सही हो रहा है, तो आगे चलते हैं। दिस इज द रेशियो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तीनों सही हो रहा है। अच्छा, ऑल ऑफ दीज अबव है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा कि ये सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। लिस्ट को मैच करना है, तो देखिए अभी ये लिस्ट कंप्लीट आपको दिख नहीं रही है, केवल 2 ही लोग दिख रहे हैं, निकिल दिख रहा है और कॉपर दिख रहा है। तो कॉपर की तो इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल सही है, ठीक, लेकिन निकिल का वान आर्कल विधि से नहीं करते, वान आर्कल विधि से जर्कोनियम का हम शोधन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी पता ही चल जाएगा, बी का 2 और 1 का क्या होगा अभी पता चल जाएगा। जर्कोनियम आ गया बिल्कुल, तो आपका ये क्या था, बी का 2 हो गया, ए का ये, अच्छा ये सी है, सी का आपका ये 1 हो जाएगा,
और ए की जगह पे निकिल था, तो निकिल मॉन्ड प्रोसेस में यूज होता है यानी 3 हो जाएगा। और जर्मेनियम यानी कि डी ऑप्शन जर्मोनियम को जॉन रिफाइनिंग प्रोसेस यूज की जाती है यानी 4। तो 3214 सही ऑप्शन होगा। 3214 पहला ही ऑप्शन आपका देखिए ये सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा इसको। भाई कुछ थोड़ी सी, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ अब ठीक है। द एज ऑफ एन एंशियंट सैंपल ऑफ वुड एस्टिमेटेड यूजिंग द रेशियो आइसोटॉप ऑफ, लकड़ी के एक पुराने नमूने की आयु का निर्धारण जिस रेडियोधर्मी समस्थानिक के अनुप्रयोग से होता है वो है। तो C14 का यूज किया जाता है भाई, इसका मतलब कि ये नहीं, C13 C14 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। द एमिशन ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल रिजल्ट टू, देखिए अल्फा पार्टिकल जब कहीं से रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी हो जाती है। लेकिन जब बीटा जाएगा तो बीटा से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर में +1 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जब 2 बीटा निकल जाएंगे तो ये 2 की कमी को भरपाई कर दिए। ठीक, इसका मतलब एटॉमिक नंबर अगर सेम हो मगर मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप, एन आइसोटॉप ऑफ द पेरेंट एलिमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक्स को फाइंड करना है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। आप देखिए यहाँ पे 92 में 0, 92 ही रह जाएगा, यहाँ पे 50 हो गया यानी कि ये 42 बच रहा होगा। तो आप ऐसे ही केवल चेक करके और फटाक से मार सकते हो। ठीक, और नहीं तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 1 है ये भी 1 है, खत्म हो गई कहानी। लेकिन यहाँ पे 2 है यानी कि 2 हो जाएगा, तो एक हटाएंगे और 235 में से एक हटाएंगे तो 234 बनेगा। 137 हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, 7 में से 14 जाएंगी, 14 में से 7 जाएंगी 7, और यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 3 जाएंगी 9, और ये तो कैंसिल हो जाएगा यानी 97 कर सकते हो। तो 42x97, और ये देखिए आपका है मॉलीबेडनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर लिक्विड्स फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी जो होगी वो घटती है, तो ये सही बात है। ठीक, दूसरे पे अगर हम आए तो द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, ये बात भी सही है। आप जरा देखिए क्या करना था, कंसीडर द स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। विस्कोसिटी ऑफ इज एन एडिटिव एंड अ कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, योगात्मक और संरचनात्मक गुण है, ये भी सही ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही थे अभी तक आपके, तो आपका 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिनका प्रेशर, दो सॉल्यूशन हो जिनका प्रेशर सेम होगा, कल आपने देखा था π1 इज इक्वल टू π2, इनको आइसोटोनिक बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द स्टेबलाइजेशन ऑफ स्प्रेड फेज सॉरी डिस्पर्स्ड फेज इन अ लियोफोबिक सॉल इज ड्यू टू, एक द्रव विरोधी साल में परिक्षिप्त प्रावस्था के स्थायीकरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो लाइकिंग फॉर द डिस्पर्सन मीडियम नहीं होता है, द सरफेस टेंशन ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम ये भी नहीं होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो बिल्कुल ये सही है कि डबल लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है इसलिए इनकी स्टेबलाइजेशन होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। व्हेन अ मेटल डिप्स इन सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ इट्स ओन आयन, यानी कि जब किसी मेटल को एक सॉल्यूशन में यानी उसी मेटल के आयन वाले सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, द कॉम्बिनेशन डिप किया जाता है, डिसॉल्व नहीं किया जाता, द कॉम्बिनेशन वर्क्स एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यू टू,
जब किसी धातु को उसके अपने आयन के एक विलयन में डुबाया जाता है तब यह संयोजन एक धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है? ज्यादा परासरण दाब के कारण। तो अधिक विद्युत अपघटित तनाव, मोर ऑस्मेटिक प्रेशर, बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन आपके नीचे हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका सही है तो फिर क्या फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। फॉर अ रिएक्शन, एक अभिक्रिया के लिए A प्लस बी गिव्स आउट C गिवन है। द डेटा काइनेटिक, द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा आर ऑब्टेन्ड। देखिए ऑब्जर्वेशंस है आपका, A है, B है और यहाँ पे रेट दी है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, ये आपको रेट दे दिया है। तो अगर आप यहाँ से देखिए R1 इसके लिए कह लीजिए, इसके लिए R2 कह लीजिए और इसके लिए R3 कह लीजिए, तो R1 अपॉन R2 अगर आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1/4, यानी 1/2 की पावर, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें R1 अपॉन R3 करें, R1 अपॉन R3 करें तो यहाँ भी आपका 1/4 ही होगा। ठीक, इसका मतलब अगर ये सेम है तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये एक स्टेप हुआ, ये 2 स्टेप और ये आपका 3 स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे पावर में 2 आया था और यहाँ पे आपका पावर में कितना बन जाएगा? ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक बार देख लीजिएगा इसको आप लोग, हो सकता है जल्दबाजी में, लेकिन सही है वैसे। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स आउट बी प्लस सी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया, द रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो जो अभिक्रिया थी वो 8 टाइम्स हो गई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जब 2 गुना कर दिया आपने तो इसकी पावर में 3, यानी कि ये तभी तो 8 टाइम्स के इक्वल में बनेगा। इसका मतलब पावर 3 कर दिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। फॉर अ गिवन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 1m टू 0.6m, सॉरी हाँ ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 0.6m टू 0.36m। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है ये आपको बताना है। तो चलिए देखा जाए। देखिए सबसे पहली बात तो 20 मिनट यहाँ पे आपके लग जा रहे हैं और इसका हाफ करेंगे अगर आप तो ये नियरली 0.3 के लगेगा। आधा होने में नियरली आधा से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि आधा होता तो 0.5 होता। अगर 1 से 0.5 होता तो इसका मतलब 20 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता। तो अब उसका आधा लगभग होने में भी 20 से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मतलब 20 मिनट से अधिक आप कह सकते हैं। ठीक है, 20 मिनट से अधिक आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ये नियरली आधा ही दिख रहा है, तो आप इसको इक्वल टू 20 मिनट्स कर दीजिए। हाफ लाइफ वाला है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 100 सेकेंड है। अभिक्रिया की दर स्थिरांक ज्ञात करिए। तो अगर इसके लिए आपको स्थिरांक ज्ञात करना है तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी, हाफ कर देते हैं आप। तो ये 100 यहाँ पे आप रखेंगे, ये 10 टू दी पावर -2 बन के ऊपर जाएगा। तो या तो आप इसको लिख सकते हो 6.93 इंटू 10 टू दी पावर 3, और या तो फिर आप इसको लिख सकते हो, यही ही सही होगा, ये देखिए दिया हुआ है 6.93 इंटू 10 टू दी पावर 3। नेक्स्ट पे आएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट EA इज लोअर्ड बाय 2 किलो कैलोरी एट 27 डिग्री सेल्सियस, हेंस रेट विल बी। तो देखिए जब EA को 2 टाइम्स डिक्रीज करा जाता है तो रेट जो होगी वो 28 टाइम्स इनहेंस कर जाती है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इन द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये आपका गिवन है, ये किसके इक्वल होगा? ठीक है, तो डेल G अपॉन टी और अपॉन डेल टी,
ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द एंट्रोपी इंक्रीज। अभी देखिए आज ही हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, सॉलिड से ये गैसियस स्टेट में जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉलिड से गैसियस स्टेट, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। फिर गैसियस से सॉलिड स्टेट, एंट्रोपी घटेगी। लिक्विड से गैसियस स्टेट बढ़ जाएगी। तो भाई इसमें तो तीन कंडीशन दिख रही है जिसमें सब में बढ़ ही रही है। सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाएगा तो बढ़ ही जाएगा है। इसको हमें लगता है ऐसा पूछना चाहिए कि इसमें चेंज द ऑफ एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं करना है। तो डिक्रीज करेगा तभी ये सी ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज सब में तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अच्छा, ये आपका ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, तो सही है। देखिए 1 2 3 यानी थर्ड वाले में नहीं हो रहा था, बाकी 1 में 2 में और 4 में हो रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, आगे ये गिवन है, इसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। pKa values of four acids A, B, C and D at 25 degrees Celsius are 3, 4, 5 and 6 respectively. Which one is the strongest acid? Which among these होना चाहिए कि इनमें से कौन है जो strongest acid है। तो आप समझिए, पी के ए की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसके लिए, इसका मतलब कि उसके लिए के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी। इसका मतलब आपका देखिए यहाँ पे 3 किसके लिए है, ए के लिए है, तो के ए की वैल्यू ज़्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रबल एसिड ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आएंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर के सी एल सोल्यूशन इज। तो इसके लिए अगर आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखेंगे तो के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 - अल्फा, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इन वाटर एट 298 केल्विन इज 3.2 × 10⁻11। द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 ion ions its saturated solution will be। तो अगर इनके आयंस आपको बताने हैं तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें, देखिए क्या लिख सकते हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा Ag2+, यानी कि इसकी सॉलिबिलिटी अगर यस करें तो 2s का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और ऐसे ही ये CrO4- यानी कि हम s कर सकते हैं। ठीक है ना, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें यानी के एस की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको अगर हम देखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा s³ बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से होगा s³ इज इक्वल टू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 बन जाएगा आपका। तो s इज इक्वल टू के एस की वैल्यू ये आपका है 3.2 × 10⁻11 और अपॉन 4 बन जाएगा, और यहाँ पे है 3। तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसको लिख दें 32 तो इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, और अपॉन 4 कर सकते हैं। इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, और इसका क्यूब रूट इंटू 10⁻4 के बन जाएगा, ये -11 तो -4, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ weak बेस एंड इट्स सॉल्ट कैन बी रिलेटेड टू pKa। तो pH इज इक्वल टू pKb माइनस, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा तीसरा सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, pH इज इक्वल टू 14 - pKb माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नम अमोनिया गैस को शुष्क किया जाता है, तो ये बुझे हुए चूने के, बिना बुझे हुए चूने पे आप करते हो। इसका मतलब देखिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे नहीं किया जाता, फास्फोरस नहीं किया जाता, अनबुझा चूना यानी क्विक क्लाइम से आप करते हो। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। देखिए सब जगह COOH COH COOH दिख रहा है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये दोनों ऑप्शन तो सेम हो जाएगा, सबसे अम्लीय बताना है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेंगे और ये फिर बेस जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे। Cl इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करेगा, आई एम सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, और NO2 भी। इन दोनों में इसकी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। अगेन आप देख लो, यहाँ पे CH3 के H को हटा के और फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा, सबकी सब में देखिए तो जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा एसिड हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अरेंज द गिवन फिनॉल्स देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखिए ये यहाँ पे है, तो आप समझिए सबसे कम एसिडिक आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी ये और ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की तरह काम करेंगे, तो सबसे कम एसिडिक होगा ए होगा, तो आपका यहाँ भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है। और सबसे ज़्यादा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, यानी बी सबसे ज़्यादा पे चला जाएगा, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, आप ऐसे ही मार सकते हो, अदरवाइज आप देख लो सबसे ज़्यादा एसिडिक बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिएक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग एन कार्बेनायन इज, एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बेनायन होता है, एक्लेजन कंडेंसेशन में कार्बेनायन होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में कार्बेनायन नहीं होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पर्किन रिएक्शन में भी आपका कार्बेनायन होता है, तो डी ऑप्शन सी जो है वो आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एक सेकेंड भाई। Which of the following reagents is used to convert CHOH group to CO group? तो देखिए ये एल्कोहलिक ग्रुप से CO ग्रुप में जा रहा है, यानी कि यहाँ से H हट रहे हैं, मतलब कि ये रिडक्शन का काम होगा। ठीक, और इसका जो हम रिडक्शन करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर के प्रेजेंस में करते हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। Which of the following alkenes is most reactive towards addition of HBr? तो HBr के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी? तो देखिए जो एरोमेटिक की बात करें और एलिफैटिक में, तो एलिफैटिक ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू एरोमेटिक। देखिए फेनोलिक ग्रुप लग गया, फेनोलिक ग्रुप लग गया, फेनोलिक ग्रुप लग गया, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फटाक से। ठीक, ये एलिफैटिक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रोडक्ट ए ऑब्टेन बाय। अब आप समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तभी यहाँ पे हेक्सेनॉल लिखा हुआ है। अगर हम पीएच MgBr से रिएक्शन करवाएंगे तो पीएच नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ पे पीएच आके कनेक्ट होगा, MgBr यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, मगर क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन वाटर से जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी, Mg आपका MgOH और Br हट जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, यानी कि ये तो हेक्सेनॉल होगा ही, और दूसरी पोजीशन पे फेनिल भी लगा है, यानी 2 फेनिल, और फिर दूसरे पे ऑल भी लगा है, 2 फेनिल 2 हेक्सेनॉल, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ टॉलुइन विद CH3Cl एंड AlCl3 एट 250 केल्विन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। देखिए जब CH3Cl का AlCl3 के प्रेजेंस में किससे ट्रीटमेंट ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन आपका ये है, और इसका रिएक्शन जब हम CH3Cl से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा, और इस कंडीशन में आपको आर्थो, मेटा और पैरा तीनों डेरिवेटिव्स मिलेंगे। आर्थो, मेटा, पैरा तीनों डेरिवेटिव्स मिलने वाले हैं, मगर आर्थो वाला और पैरा वाला ये बहुत कम यानी माइनर प्रोडक्ट होगा। जो मेटा पोजीशन पे लगेगा वो ज्यादा होगा। तो जब मेटा पे CH3 लगेगा, दो CH3 ग्रुप हो जाते हैं, तो उसको जाइलिन बोला जाता है। इसका मतलब आपका मेटा जाइलिन मेन प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल। देखिए फिनॉल आ गया, यहाँ पे OH है, CHCl3, जब इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के साथ में आप करते हो एट 70 डिग्री सेल्सियस, तो आपको सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। OH और CHO लग जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 120 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, राइमर टीमैन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए इसके पहले जो है ना, ये राइमर टीमैन रिएक्शन ही था। यानी राइमर टीमैन रिएक्शन में क्या हुआ, जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो NaOH से रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CCl3 निगेटिव फ्री रेडिकल में, ठीक है, फ्री रेडिकल में, और ये फिर कार्बीन में कन्वर्ट हो जाता है CCl2 में। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक नहीं, एडिशन नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इसका मतलब 120 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 120 क्वेश्चन तक था इसमें, मगर यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के थे, तो वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और आई होप कि आपको मजा आया होगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।